हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक नया ट्यूटोरियल लेकर आया हूँ। ये ट्यूटोरियल वैसे हमने पहले भी बनाया था और आज इसके अंदर हमने कुछ मॉडिफिकेशंस किए हैं। कुछ बहुत ही बढ़िया से मॉडिफिकेशंस किए थे। आज का जो हमारा ट्यूटोरियल है वो बैंक स्टेटमेंट इंपोर्ट का ट्यूटोरियल है। ये हमने पहले भी डाला था, लेकिन इसके अंदर कुछ ज़रूरी चीज़ें थी जो अभी हमने इसके अंदर ऐड की है। और इसके अंदर क्या-क्या ऐड किया है, तो सबसे पहले हम पुराने वर्जन में पीडीएफ में से बैंक स्टेटमेंट को इंपोर्ट नहीं कर पाते थे। इसके अंदर आपको पीडीएफ में से बैंक स्टेटमेंट को इंपोर्ट करने की सुविधा मिलेगी। दूसरा है कि जो पुराना वर्जन था उसके अंदर आप लेजर का मैपिंग नहीं कर पाते थे नरेशन से। इसके अंदर लेजर का मैपिंग भी होगा। तीसरा है कि उसके अंदर जो कॉलम मैपिंग था वो थोड़ा आपको फाइल को ओपन करके वो लेजर मैपिंग कॉलम मैपिंग करना पड़ता था। इसके अंदर बहुत ही आसानी से बिना फाइल को ओपन करे आप कॉलम मैपिंग कर पाओगे। तो चलिए, जब भी आप इस ट्यूटोरियल को पाएंगे तो आपको क्या-क्या मिलने वाला है। तो दोस्तों, जो पीडीएफ से बैंक स्टेटमेंट इंपोर्ट करने का जो तरीका है वो टैली के अंदर पॉसिबल नहीं है। इसके लिए हमें थर्ड पार्टी टूल बनाना पड़ता है। तो यहाँ पर भी मैंने अपने तरीके से थर्ड पार्टी टूल बनाया है। तो चलिए देखते हैं क्या है वो टूल। तो दोस्तों, मैं उस फोल्डर में चला जाता हूँ। यहाँ पर मुझे दो फाइल दिखेगी। एक है book.xlsb जो कि एक्सेल की मैक्रो इनेबल्ड बुक है, ओके, वर्कबुक है। और दूसरा है pdf to excel.exe जो कि मैंने ही बनाई है, ओके। ये दो फाइल आपको मिलेगी और तीसरा मिलेगा आपको टीडीएल। और ये जो तीसरा फाइल है वो है सैंपल। इसको हम इंपोर्ट करके दिखाएंगे अभी आपको। ये टीडीएल में टैली के अंदर भी कर सकता था, लेकिन मैंने दो अलग अलग इसलिए किया है क्योंकि कुछ लोगों ने किसी और जगह से अगर बैंक स्टेटमेंट इंपोर्ट का टीडीएल लिया है और उनको सिर्फ पीडीएफ टू एक्सेल का कन्वर्टर ही चाहिए, तो वो भी ये ले सकते हैं। उसमें आपको थोड़ा खर्चा कम करना पड़ेगा इसलिए, ओके। तो चलिए हम देखते हैं कि हमारा जो बैंक स्टेटमेंट है पीडीएफ का वो हम देख लेते हैं। इसके अंदर आप पीडीएफ और एक्सेल दोनों का इंपोर्ट कर पाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ इस तरह का बैंक स्टेटमेंट है। हम देख लेते हैं कि कैसा है, ओके। ये हमारा पीडीएफ है और इसको हमें इंपोर्ट कराना है हमारे टैली के अंदर। देखिए, ये अगर हम टैली से करते हैं, सॉरी, एक्सेल से हम करते हैं वो फ्रॉम पीडीएफ रीड करवा कर, तो ये जो दो लाइनें मल्टीपल लाइन में बट जाती है, आपने शायद किया होगा। तो हमारा जो टूल है वो मल्टीपल लाइन को भी सिंगल लाइन कर देगा। तो चलिए हम इसको करके देखते हैं। इसको हम बंद करते हैं। अब हमें सबसे पहले क्या करना है, तो ये जो बुक डॉट एक्सएल एस बी है उसको हमें ओपन करना है, ओके। ये हमने ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद आपको शीट 1 के अंदर आपको दो बटन मिल जाएंगे, ओपन फाइल और इंपोर्ट। सबसे पहले हमें ओपन फाइल पर क्लिक करना है। जब भी हम ओपन फाइल को क्लिक करेंगे, हमें हमारा जो फोल्डर था उसको हमें खोज लेना है कि कहां पर हमारी पीडीएफ फाइल है, ओके। तो हम पीडीएफ फाइल को खोज लेते हैं। किधर गई हमारी पीडीएफ, देखते हैं। कमलेश के अंदर है और कमलेश के अंदर एक्सपोर्टेड फाइल, और ये हमारी पीडीएफ फाइल है। अब ये पीडीएफ फाइल को लेने के बाद आपको पूछेगा कि ईएक्सी फाइल का पाथ कहां पर है, ओके। तो ये ईएक्सी फाइल का पाथ है, यहां पर आ चुका है। अब हमें कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा सा वेट करना है। ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, ओके। ये प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, देखिए
पीडीएफ टू एक्सेल कन्वर्जन। ये पीडीएफ से एक्सेल में कन्वर्ट कर रहा है। तो देखते हैं कैसे हमारा कन्वर्जन होता है। ये प्रोसेस अभी कंप्लीट होने को ही आई है, आप वीडियो को स्किप ना करें। 87, 89, 91, 93, 95, 97, ओके, ऑल एक्सेल फाइल्स क्रिएटेड सक्सेसफुली। ओके, अब ये हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हुआ। दूसरा स्टेप है आपको इंपोर्ट पर क्लिक करना है। अब ऐसा क्यों मैंने किया है, इंपोर्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका एक फोल्डर बनकर आ जाएगा आउटपुट नाम का, उस पर हमें क्लिक करके सिर्फ ओके कर देना है, बस ये प्रोसेस होगा। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि कुछ लाइंस होती है वो छूटती है, तो उसको वो मर्ज कर लेता है ये ऑटोमेटिक, इसलिए ये प्रोसेस दिया गया है। और वो पूरा का पूरा डेटा यहाँ पर आ जाएगा जैसा पीडीएफ में था वैसा। ओके, ये हमारा प्रोसेस जो है वो अभी कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर हमारा डेटा आ जाएगा, देखिए आ गया। ये हमारी जो जैसी पीडीएफ थी वैसा ही डेटा यहाँ पर कंप्लीट आ चुका है। आप मैं आपको पीडीएफ ओपन करके भी दिखा सकता हूँ अगर आप चाहो तो। चलिए आपको मैं फिर से ओपन करके भी दिखा देता हूँ। तो ये हमारी पीडीएफ थी। यहाँ से देखिए ऊपर का जो भी पार्ट था वो आया नहीं है, ये सब ब्रांच डिटेल्स, ब्रांच नेम, सिर्फ टेबल्स ही आए हैं। तो ये इसकी बहुत बड़ी खासियत है और ये परफेक्ट डेटा को लेकर आ रहा है। देखिए एडवांस टैक्स कोटक आप देख सकते हैं, और यहाँ पर मैं उसको देखता हूँ तो यहाँ पर भी देखिए ये परफेक्ट आ गया है। अब मैं इसको बंद कर देता हूँ। अब मुझे क्या करना है, कुछ नहीं, इस फाइल को बंद कर देना है। ओके, इसको सेव करना नहीं करना, सेव करना ही मत, डोंट सेव ही करना है। ओके, इसको हमें सेव करने की जरूरत नहीं है। अब ये बंद करने के बाद आपको यहाँ पर एक और फाइल मिल जाएगी, देखो बन गई है बैंक स्टेटमेंट डॉट एक्सएल एसएक्स। ये फाइल अब आपको टैली में इंपोर्ट करवा देनी है। अब देखो यहाँ पर टैली के अंदर कुछ नए फीचर्स मैंने ऐड किए हैं, वो आपको देखने हैं। ओके, तो जो पुराना बैंक स्टेटमेंट था वो और ये बैंक स्टेटमेंट दोनों में कितना अंतर है वो आपको पता चल जाएगा। देखिए अब ये जो बैंक स्टेटमेंट है उसको हम इंपोर्ट करके देखते हैं। तो यहाँ पर मैं किसी भी बैंक के अंदर जाता हूँ, जैसा हम करते थे वैसा ही। ओके, मैं जाता हूँ कॉरपोरेशन बैंक। यहाँ से मैं इंपोर्ट एक्सेल फाइल मुझे करना है। ये करने के बाद मैं करूँगा, एक मिनट, जो हमारा फाइल था उसको मैं ओपन करके उसका पीरियड चेक कर लेता हूँ, ताकि क्या है कि उस पीरियड के अंदर अगर हमारा डेटा जाएगा तो हमें पता भी नहीं चलेगा कि क्या हुआ। ओके, 2022 का है डेटा, तो हम 2022 के अंदर चेक करेंगे। ओके, 2022 का भी है और 2021 का भी है इसके अंदर, तो मैं पूरा नहीं चेक करके दिखाऊंगा आपको, लेकिन जो है वो दिखा दूंगा। ओके, तो यहाँ पर टैली के अंदर मैं फिर से जाता हूँ, और तो ये एकदम बहुत बढ़िया सा जो यूजर इंटरफेस है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ से हमें बैंक का लेजर ले लेना है और फाइल का जो पूरा पाथ है वो ले लेना है। तो फाइल का पूरा पाथ हम कैसे लेते हैं, तो फाइल पर हमें राइट क्लिक करना है, सिलेक्ट करने के बाद फिर हमें प्रॉपर्टी में जाना है। प्रॉपर्टी में जाने के बाद सिक्योरिटी, और ये जो पाथ है वो हमें कॉपी कर लेना है। ओके, और यहाँ पर हमें पेस्ट कर देना है। फिर मैं इसको एंटर करूंगा। जैसे ही मैं एंटर करूंगा यहाँ पर हमारा कर्सर आ जाएगा। यहाँ पर आपको 3 अलग अलग कॉलम दिख रहे हैं, पर्टिकुलर कॉलम और एडवांस फॉर्मूला। ये एडवांस फॉर्मूला क्या है वो मैं इस वीडियो में डेमो नहीं दिखाऊंगा। ओके, ये बहुत ही काम की चीज है, ये बैंक स्टेटमेंट या एक्सेल टू टैली से रिलेटेड। तो इसका हम करेंगे, क्या है वो दिखाएंगे कभी जब आप परचेज करेंगे तब। ओके,
तो यहां से हमें स्टार्टिंग रो नंबर देना है, तो स्टार्टिंग रो नंबर हमारा था 2। ये मुझे याद है इसलिए मैं दे रहा हूं। ओके, आप यहां से देख सकते हैं। तो हमें स्टार्टिंग रो नंबर हमारा 2 है। और फिर जब मैं एंटर करूंगा, यहां से पूछेगा डबल या सिंगल, तो डबल। फिर डेट, देखो यहाँ पर हमारा टेबल आ चुका है। जो भी हमारे टाइटल्स थे वो टाइटल्स यहाँ पर शो कर रहे हैं। तो यहाँ से मुझे जो भी डेट है तो डेट ले लेना है। फिर नरेशन है तो नरेशन ले लेना है। चेक नंबर तो चेक नंबर लेना है। डिपॉजिट तो डिपॉजिट लेना है। और विड्रॉल तो विड्रॉल ले लेना है। अब देखिए क्या होता है। जो पुराने जो टीडीएल थे बैंक स्टेटमेंट के, तो उसके अंदर क्या करता था कि लेजर को मैपिंग नहीं करता था नरेशन से। लेकिन इस टीडीएल की खासियत ये है कि ये नरेशन से लेजर को भी मैप कर लेगा। तो चलिए देखते हैं करता है या नहीं करता है। ओके, तो इसको हम इंपोर्ट करवा रहे हैं। तो ये हमारा डेटा आ चुका है। अब यहां पर आप देख सकते हो कि एक और एक्स्ट्रा कॉलम आ गया है बीच में लेजर का। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि, सॉरी, ये पूरा सिलेक्ट हो रहा है। तो ये जो लेजर का कॉलम आ रहा है, इसके अंदर जो जो लेजर इसने फाइंड किए हैं वो आपको हाईलाइटेड दिखाते हैं, मतलब कि डार्क, ज्यादा डार्क फॉन्ट में दिखा रहा है। और जो नहीं खोज पाया वो सस्पेंस के अंदर अभी तक रहे हैं। ओके, तो ये इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि ये जब आप रिप्लेस करोगे लेजर, तब जो लेजर मान लो कि आपने एक बार रिप्लेस कर लिया नरेशन से, तो आपको कभी भी दोबारा रिप्लेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो अपने आप वो फाइंड कर लेगा, जो कभी दूसरा बैंक स्टेटमेंट आएगा तब, कि आप इस तरह से करते थे। तो वो खुद ही जान लेगा कि अगर इस तरह की नरेशन आती है तो ये वाला ही होना चाहिए लेजर। ओके, तो ये इसकी सबसे बड़ी खासियत है। और अब हम इसका वाउचर जनरेट करेंगे। तो चलिए वाउचर जनरेट करके देखते हैं। तो ये वाउचर हमारे जनरेट हो रहे हैं और ये वाउचर हमारे जनरेट हो चुके हैं। अब आगे की प्रोसेस क्या है, वो आपने मेरा अगर बैंक स्टेटमेंट इंपोर्ट का पुराना वाला वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि हम कैसे करते थे। तो यहां से मैं अपना पीरियड चेंज कर लेता हूं, 1/3/2022 से 31/3/2023। ओके, ये सारी एंट्रीज आ चुकी है। अब देखो यहाँ पर मैंने इसके अंदर यहाँ पर तो लेजर मैपिंग कर लिया। ओके, लेकिन टीडीएल में थोड़ा सा चेंजेस करना बाकी है। मैंने सभी सस्पेंस में डाल दिए। ओके, वो मैं कोड के अंदर चेंज कर दूंगा। तो ये जो लेजर है, एक्चुअली मैंने ये कॉलम रीड करवा लिया है बीच वाला नरेशन का, मुझे करवाना था लेजर वाला। ओके, तो ये थोड़ी गलती है, वो तो 2 सेकंड का काम है। अब यहाँ से आपको मैंने दिखाया था कि कॉरपोरेशन बैंक। ओके, अब मान लो कि मुझे इसको चेंज करना है, तो मैं कैसे करूंगा। तो यहाँ से शो नरेशन करूंगा। और शो नरेशन करने के बाद मान लो कि ये अर्चना चतुर्वेदी है, हमें पता है कि अर्चना चतुर्वेदी है। तो मैं पहले क्या करूंगा, नरेशन फिल्टर करूंगा और यहाँ पर लिखूंगा अर्चना। ओके, ये मैं अर्चना लिखा। तो ये अर्चना से रिलेटेड जितने भी होगी वो सब आ जाएगी। उसको मुझे क्या करना है, सिर्फ सिलेक्ट करके यहां से करना है अल्टर वाउचर ऑब्जेक्ट। ये मेरे करने के बाद यहाँ से मैं लेजर सिलेक्ट करूंगा। यहाँ से मैं कोई भी, मान लो कि सस्पेंस है। ओके, हमें सस्पेंस को ही चेंज करना है। तो सस्पेंस की जगह मैं कोई भी डाल दूंगा, क्योंकि ये मेरी डमी कंपनी है इसलिए। ओके, मैं मान लो कि यही डाल देता हूँ और ये मैं इसको एक्सेप्ट करूंगा। तो ये मेरी जो एंट्री है वो चेंज हो जाएगी इस तरह से। आप यहाँ पर वाउचर टाइप को भी अगर चेंज करना चाहते हो तो चेंज कर सकते हो। एक साथ मल्टीपल एंट्री, मान लो कि एक साथ 100,000 एंट्री को अगर आप चेंज करना चाहते हो इस तरह से, तब भी सिलेक्ट करने के बाद आप कर सकते हो। अब इस ट्यूटोरियल की खासियत ये है कि एक बार मान लो कि मैंने इस अर्चना को मैंने इस तरह से कर लिया। ओके, अब जब मेरा दूसरा स्टेटमेंट आएगा बैंक स्टेटमेंट, तो तो मेरा ये टीडीएल है ना, वो अर्चना को अंदर से खोज लेगा अपने आप।
क्योंकि आपने पिछली बार जो किया था उसको ये रिकॉर्ड करता जाता है, और जब दूसरा स्टेटमेंट आएगा तो अर्चना को आपको रिप्लेस करने की जरूरत पड़ेगी नहीं, वो ऑटोमेटिक ले लेगा। अब यहाँ पर सारी सस्पेंस में इसलिए चली गई क्योंकि ये मेरी गलती है, वो मैं सुधार लूंगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए टीडीएल के साथ। अगर आप ये टीडीएल लेना चाहते हैं तो यहाँ पर नीचे जो नंबर आ रहा है उस पर आप कॉल या व्हाट्सएप करके मुझसे बात कर सकते हैं। ओके, तो थैंक यू।